हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में बच्चों एक टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, वेन डी ग्राफ जनरेटर। बट दिस टॉपिक इज आउट ऑफ सीबीएसई सिलेबस। ये टॉपिक जो है सीबीएसई सिलेबस में अब नहीं है, पहले था, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं और आप इसको सुने ध्यान से। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा। पहले पढ़ाया जाता था इसको, अब लोग नहीं पढ़ाते, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ें और काम की चीज़ है बच्चों, ये नोट करते जाना साथ साथ। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और ये कभी न कभी आपके काम देगा बच्चों, बहुत ज़्यादा काम देगा। आप एक बार सुन जरूर लें, इसे नोट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ठीक रहेगा। वेन डी ग्राफ जनरेटर, वेन डी ग्राफ जनरेटर इट इज ए डिवाइस, नोट करते जाना साथ साथ। इट इज ए डिवाइस विच यूज टू energized charge particle by producing a high potential near about 10⁻⁶ volt। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज करने के लिए हाई पोटेंशियल पर। क्या बेटा, इसका काम केवल होता है हाई पोटेंशियल जनरेट करना। वेन डी ग्राफ जनरेटर, जनरेटर जो वर्ड लिखा है, ठीक है ना, ये जनरेट करता है हाई पोटेंशियल। और जब हाई पोटेंशियल पर किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कराएं, इफ ए चार्ज पार्टिकल क्यू, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, और इस चार्ज पार्टिकल को हाई पोटेंशियल पर, पोटेंशियल डिफरेंस V इज वेरी हाई, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल पर हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएं, तो इस पार्टिकल के द्वारा गेन काइनेटिक एनर्जी, इसकी द्वारा गेन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, Q इंटू वी जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। और ये हाई पोटेंशियल, हाई काइनेटिक एनर्जी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जनरेटेड पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर का केवल यूज है, इसका काम है हाई पोटेंशियल जनरेट करना, और इसकी हेल्प से हाई पोटेंशियल पर किसी चार्ज पार्टिकल को क्या किया जाता है, एनर्जाइज का मतलब जहां पर हमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल की जरूरत है और वो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उन पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया जाता है बेटी हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर। और हाई पोटेंशियल जनरेट करने का प्रोसीजर है क्या बेटा, वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर का मेन काम होता है हाई पोटेंशियल जनरेट करना, ठीक है ना। इसका प्रिंसिपल देखें, प्रिंसिपल क्या है, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन टू फैक्ट्स। ये दो घटनाओं पर आधारित है, बेस्ड है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई एट शार्प पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर, सो कोरोना डिस्चार्ज विल टेक्स प्लेस एट दीज पॉइंट्स। अगर किसी शार्प पॉइंट का मतलब किसी कंडक्टिंग, कोई भी कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर कोई पॉइंटेड पार्ट है, तो इस पॉइंटेड पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई जनरेट हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉइंटेड पार्ट पर हाई जनरेट हो जाएगा तो वहां पर कोरोना डिस्चार्ज होगा। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, इन केस ऑफ पॉइंटेड कंडक्टर मोस्ट ऑफ चार्ज कम्स टू द पॉइंट बट इट इज डिस्चार्ज वेरी सून इनटू द एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। फिर से समझो, वेन डी ग्राफ जनरेटर दो फैक्ट्स पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, दो घटनाओं पर आधारित है। पहला फैक्ट क्या है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई एट शार्प पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर, सो कोरोना डिस्चार्ज टेक्स प्लेस एट दीज पॉइंटेड पार्ट्स ऑफ कंडक्टर। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, in case of a pointed conductor most of the charge comes at the points but it is also discharged very soon into the atmosphere, it is called corona discharge in case of pointed conductor। पॉइंटेड कंडक्टर पर जब चार्ज कलेक्ट होता है मेरे बच्चे, तो इसके पॉइंट पर, इनके पॉइंटेड पार्ट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। आपने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई एट शार्प पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर। कोई भी पॉइंटेड कंडक्टर है, अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो इसके पॉइंटेड पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटेड पार्ट पर इतना होगा, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको एयर की। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। नोट करते जाना मेरी बात को। इन केस ऑफ पॉइंटेड कंडक्टर, अगर हम किसी पॉइंटेड कंडक्टर के किसी पॉइंटेड पार्ट को हम चार्ज दें तो उसके पॉइंटेड पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से भी ज्यादा। एक्चुअल में एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? इट इज दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। इट इज दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच मीडियम बिकम आयोनाइज्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब किसी मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर वह मीडियम आयोनाइज्ड हो जाए, उस वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड की उस मैक्सिमम वैल्यू को जिस पर मीडियम आयोनाइज्ड होता है, उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर दो घटनाओं पर आधारित है। पहला पॉइंट तो क्या? मोस्ट ऑफ चार्ज। क्या बेटा? इन केस ऑफ पॉइंटेड कंडक्टर मोस्ट ऑफ चार्ज कम्स ऑन इट्स पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विल टेक्स प्लेस। क्योंकि पॉइंटेड कंडक्टर के केस में अगर हम पॉइंटेड पार्ट को चार्ज देते हैं तो उस पॉइंटेड पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इसके बराबर या इससे ज्यादा जैसे ही होगा, तुरंत इस पॉइंटेड कंडक्टर के चारों ओर जो एयर होगी वो आयोनाइज्ड हो जाएगी। इस फिनोमिना को, इस घटना को हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं बच्चों। इन केस ऑफ पॉइंटेड कंडक्टर, यही बात लिखी है मैंने, इन केस ऑफ ए पॉइंटेड कंडक्टर मोस्ट ऑफ द चार्ज इज कम्स एट द पॉइंट्स बट इट इज ऑल्सो डिस्चार्ज very soon into the atmosphere. It is called corona discharge. अगर किसी पॉइंटेड कंडक्टर को हम चार्ज दें तो इस पॉइंटेड कंडक्टर पर चार्ज इतना कलेक्ट हो जाएगा जिससे इसके पॉइंटेड पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा हो जाएगा। और 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है किसकी? एयर की। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस वैल्यू पर कोई मीडियम आयोनाइज्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसीलिए आपने लिखा है क्या? इन केस ऑफ पॉइंटेड कंडक्टर मोस्ट ऑफ चार्ज कम्स एट द पॉइंट बट इट इज डिस्चार्ज वेरी सून इनटू द एटमॉस्फेयर। ये डिस्चार्ज हो जाएगा किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अपोजिट चार्ज से मिलकर के ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको, इस घटना को, इस फिनोमिना को कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है ना? दूसरा फैक्ट क्या है? चार्ज गिवन टू द कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। किसी भी कंडक्टर को चार्ज दें तो हमेशा वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर रहता है, उस कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करता। सेकंड फैक्ट लिखा है मैंने, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस एंड डेवलप्स कांस्टेंट पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं, किसी भी, कोई कंडक्टिंग बॉडी है, कोई भी कंडक्टर है, हॉलो हो या सॉलिड हो, और अगर हम इसको चार्ज दें तो वो चार्ज कहां पर रहता है? इसके बाहर वाले सरफेस पर रहता है। होल ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस नॉन गोइंग इन द सरफेस। इसके अंदर ये चार्ज कलेक्ट नहीं होगा, इसके बाहर वाले सरफेस पर कलेक्ट होगा। इसके अंदर चार्ज नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इस कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पर है। फिर से समझ लो, वेन डी ग्राफ जनरेटर दो घटनाओं पर आधारित है। प्रिंसिपल लिखा है, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन टू फैक्ट्स। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई एट शार्प पॉइंट्स
of a conductor. So coronal discharge takes place at these points. Coronal discharge किसे बोलते हैं? In case of a pointed conductor, most of the charge is comes at the point, but it is also discharged very soon into the atmosphere. This phenomena is known as coronal discharge. इस phenomena को coronal discharge कहा जाता है. नोट कर लो आप. कर लिया? सेकंड फैक्ट क्या है बेटा? होल ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर always resides on its outer surface, non going within the surface, and develops constant potential at all point inside the conductor. किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देंगे, वो चार्ज उस कंडक्टर के बाहर वाले सरफेस पर कलेक्ट होता है और उस कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा और वो कितना होगा? जितना उसके सरफेस पर है. ठीक है ना? इसका कंस्ट्रक्शन फिगर बनाए बच्चों. ये फिगर मैं समझाता हूं आपको. सिंपल सा फिगर है, मेरे साथ साथ फिगर बनाएंगे तो मजा आएगा, आपको समझ भी पाएंगे. इसके अंदर ये फिगर मेरे साथ साथ बनाए आप. पेन उठाएं. एक मेटलिक सेल होता है, ये हॉलो सेल, ये वाला मेटलिक सेल, सेल कहते हैं हॉलो कंडक्टर, स्फेरिकल शेप में. ये कोई हॉलो मेटलिक सेल है, कंडक्टिंग सेल, मेटल का है. और इसकी रेडियस नियर अबाउट लगभग इसका डायमीटर 7 मीटर के बराबर होता है. बहुत बड़ा कंडक्टर हो गया है. नियर अबाउट इसका डायमीटर इस डोम टाइप का है. डोम समझते हो? बहुत बड़ा ये एक मेटलिक सेल है, ये कंडक्टिंग सेल. डोम नहीं जानते? सब्जी बनाने वाले बर्तन देखें, बड़े वाले नहीं, घड़े टाइप, घड़े जैसा. तो ऐसा इतना बड़ा एक मेटल का सेल है ये, घड़े की शेप में. घड़ा जो होता है ना, अरे घड़ा नहीं जानते? घड़े जिसमें पानी भरा जाता है, वो मेटल का है. और इतना बड़ा मेटल सेल है ये. लगभग इसकी डायामीटर 7 मीटर के करीब होती है, 7 मीटर. और इस मेटलिक सेल को यहां पर ये पिलर बनाए जाते हैं ब्रिक्स के. ब्रिक्स जानते हो ना? ईंट. ईंट नहीं समझते हो? ईंटा नहीं जानते? ये अरे जिनसे मकान बनाते हैं ये ईंट है. ईंट इंसुलेटेड पिलर है. इंसुलेटिंग का मतलब है मिट्टी का या फिर कंक्रीट की दीवार बना दी है. ये वाली, ये दीवार है. ये वाली क्या की दीवार है? इंसुलेटिंग पिलर. और एक पिलर इधर बना दिया ये, और इसकी ऊंचाई लगभग, इन पिलर्स की जो हाइट होती है लगभग नियर अबाउट 30 फीट. 30 फीट तो समझते हो? लगभग 3 मंजिल ऊंची इमारत मान लो. ये पिलर है, पिलर ईंट के. ईंट जानते है लाला मेरे बच्चे? ये इंसुलेटिंग पिलर है. ये वाला जो पिलर है ना, ये देख रहे हैं, ये वाले पिलर. और इस पिलर के ऊपर एक डोम कहते हैं घड़े को. मेटलिक कंडक्टिंग सेल लगा देते हैं यहां पर, एक सेल. ठीक है? और ये 2 पिलर लगाए हुए हैं. पिलर के ऊपर रखा हुआ है डोम. और इसके अंदर एक लेदर बेल्ट होती है, ये वाली. देखो मैं इसका कलर बदल रहा हूं लेदर बेल्ट का. एक लेदर बेल्ट है जो फिट होती है कहां पर? इस डोम के सेंटर पर. यहां पर एक पुली है, ये वाली पुली है बीच में. ये तो लेदर बेल्ट है. ये वाली तो लेदर नहीं जानते? अरे लेदर तो देखिए ना. अरे बेल्ट लगाते हो आप, बेल्ट बांधते हो, बेल्ट लेदर की बेल्ट, पट्टा लेदर का चौड़ा पट्टा होता है. ये लगभग इसकी चौड़ाई होती है नियर अबाउट 60 सेंटीमीटर चौड़ा है. आधा मीटर के करीब चौड़ा पट्टा होता है. ये इतना चौड़ा पट्टा होता है. 60 सेंटीमीटर चौड़ा पट्टा होता है करीब. ये वाला, ये लेदर बेल्ट है. ये वाली लेदर की बेल्ट है. क्या की बेल्ट है? ये वाली. ये फिटेड होती है कहां पर? एक तो डोम, ये जो डोम है ना, इस डोम के सेंटर पर यहां पर
और एक बॉटम पर इस जगह पर, और ये एक पुली लगा रखी है आपने, ये पुली लगा रखी है, ये वाली मैंने अलग कलर दिखा दिया पुली का, ये वाला कलर। और ये पुली जो होती है इधर, इसका कनेक्शन होता है एक इलेक्ट्रिक मोटर से। यहां पर एक पुली और लगा रखी है और इस पुली के ऊपर एक बेल्ट चढ़ा रखी है ये वाली, और इसको कनेक्ट कर रखा है कैसे, इलेक्ट्रिक मोटर। किससे, इलेक्ट्रिक मोटर है ये। जब इस मोटर की मदद से, हेल्प से, इस बेल्ट को हम जैसे ही इस मोटर को स्टार्ट करेंगे तुरंत ये बेल्ट इस पर मूव करेगी। बेल्ट जब मूव करेगी तो ये लेदर की जो बेल्ट है, ये जो लेदर की बेल्ट है ना, ऐसे मूव करती है मूव। ये लेदर की जो बेल्ट है ना ये वाली, ये इधर से ऊपर जाएगी और इधर से नीचे आएगी, ऐसे इधर से ऊपर जाएगी, ठीक है ना। और ये लेदर की बेल्ट इधर से ऊपर जाएगी, ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे, ठीक है, यस। और इसके अंदर दो पॉइंटेड कॉम्ब, कॉम्ब कहते हैं कंघी टाइप का, कंघी जानते हो ना, कंघी नहीं देखी, कॉम्ब जिसमें टीथ निकले होते हैं, ये कॉम्ब टाइप का, इस टाइप का ये कॉम्ब है ना, इसमें टीथ निकले हुए हैं ना, ये वाले, ये टीथ, ये वाले कॉम्ब बोलते हैं, कॉम्ब, कंघा, ये मेटल का होता है ये, और इसमें टीथ निकले हुए हैं, कॉम्ब। एक तो नीचे होता है यहां पर पिलर के नीचे, अरे इस पूरे सिस्टम में यहां पर एक नीचे कॉम्ब लगा होता है, इसको बोलते हैं स्प्रे कॉम्ब। और एक कॉम्ब ऊपर लगा होता है जिसमें ये टीथ हैं पॉइंटेड शेप में, और इस कॉम्ब को बोलते हैं कलेक्टिंग कॉम्ब, ठीक है ना। और यहां पर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इसमें एक ट्यूब है, ये वाली ट्यूब है जिसके अंदर वो चार्ज पार्टिकल भरे जाते हैं, ये वाली ट्यूब, ये वाली ट्यूब है, ये वाली, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर भरे होते हैं। इसमें क्या भरे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जिन चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट कराना होता है, इसके अंदर वो वाले चार्ज पार्टिकल भरे हुए हैं। इसमें आयन ट्यूब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आयन ट्यूब। जिन चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज कराना होता है, वो वाले चार्ज पार्टिकल इसके अंदर भरे हुए हैं। इन चार्ज पार्टिकल को इस डोम पर हाई पोटेंशियल जनरेट करके, जैसे ही इस डोम पर हाई पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, तो इस डोम के अंदर, इस कंडक्टर के भीतर, हर जैसे कंडक्टर को हम चार्ज दें, अभी बताया मैंने, होल ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। किसी कंडक्टर को अगर चार्ज देंगे तो वो बाहर वाले सरफेस पर रहेगा और उसके अंदर चार्ज एंटर नहीं करता, और अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पर होगा। जब इस पर चार्ज कलेक्ट होगा तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पोटेंशियल इसका बढ़ता जाएगा, नियर अबाउट 10⁶ वोल्ट तक पोटेंशियल बढ़ता है इसका, ठीक है ना। और उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर होगा हर जगह पर। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस पर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भरे हुए हैं, तो वो उस पोटेंशियल पर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, एक्सेलरेट होंगे, तुरंत इसमें से भागेंगे निकल के बाहर। और यहां से तेजी से जब चार्ज पार्टिकल जब निकल करके आएंगे, ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकल करके आएंगे, तो बाहर निकलते समय इनकी एनर्जी कितनी होगी, K = Q × V। तो इसलिए लिख दिया यहां पर एनर्जाइज्ड चार्ज पार्टिकल विद एनर्जी K = Q × V। सिंपल सी बात है, जब किसी चार्ज पार्टिकल को V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाता है, तो उन पार्टिकल के द्वारा गेन काइनेटिक एनर्जी Q × V जूल होती है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जहां पर हमें हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल की जरूरत होती है, तो इन चार्ज पार्टिकल को हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके इनको एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है। एक्चुअल में हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल यूज करते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने के लिए, ठीक है ना, वहां पर इस्तेमाल करते हैं हम इसको। चले, मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, फिर से समझ लो। इसमें एक मेटलिक सेल है, ये वाला बहुत बड़ा सेल होता है, ये लगभग इसकी डायमीटर 7 मीटर होती है। और ये मेटलिक सेल, ये 2 इंसुलेटेड पिलर हैं, इन पर माउंटेड होता है। इंसुलेटेड पिलर क्यों बनाए हैं, जिससे इस कंडक्टर का जो चार्ज है वो ग्राउंड में चल न जाए, लीकेज ना करे, मतलब इसका चार्ज जो है ग्राउंड ना हो, मतलब अर्थ में न चला जाए, इसलिए इंसुलेटिंग पिलर के ऊपर
माउंटेड होता है। और इस के बीच में एक लेदर बेल्ट लगी होती है ये वाली, जो कि फिट होती है, कनेक्टेड होती है इस डोम के ऊपर सेंटर पर और एक बॉटम पर। और इस लेदर बेल्ट को मोटर की हेल्प से हम क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। इस तरह से बेल्ट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, ऐसे। इसके अंदर दो कॉम्ब लगे हुए हैं, एक तो बॉटम पर यहां पर जो चार्ज को स्प्रे करने के काम आता है, इसे स्प्रे कॉम्ब कहते हैं। और एक ऊपर कॉम्ब लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग कॉम्ब। ये तो चार्ज को स्प्रे करता है। स्प्रे करने का मतलब इसको चार्ज, पॉजिटिव चार्ज देंगे और वो पॉजिटिव चार्ज तुरंत क्या चला जाएगा, स्प्रे होगा किस पर, बेल्ट पर। मोटर से बेल्ट को जैसे ही मूव कराया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो इंडक्शन के कारण कैसा आएगा इस पर चार्ज, माइनस, और इसके बैक साइड पर कैसा चला जाएगा, प्लस। तो प्लस चार्ज तो चला जाएगा किस पर, डोम पर। और इसका माइनस चार्ज, जो चार्ज प्लस का ऊपर गया था ना, उस प्लस के चार्ज से ये माइनस का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इसका पीछे वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगा डोम के ऊपर। और इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से ये लेदर बेल्ट को चलाया जा रहा है। तो ये लेदर बेल्ट यहां से क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज। एक्चुअल में स्प्रे कॉम्ब ने चार्ज पॉजिटिव यहां पर स्प्रे किया। मोटर की हेल्प से बेल्ट को जब चलाएंगे तो बेल्ट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया, ऊपर गया, तुरंत इंडक्शन से इस पर माइनस का चार्ज आएगा या इस पर प्लस आएगा। प्लस चार्ज तो चला जाएगा डोम पर, और ये माइनस चार्ज किससे, इसके प्लस से चल करके न्यूट्रलाइज हो गया। या ऐसे कहिए आप कि प्लस चार्ज ऊपर गया, इसका प्लस चार्ज इस कॉम पर आया और कॉम से किस पर चला गया, डोम पर। ये बेल्ट हो गई यहां से न्यूट्रलाइज। फिर बेल्ट नीचे गई, फिर ये स्प्रे कॉम इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर स्प्रे कर देगा, फिर वो इस पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा। फिर यहां पर इंडक्शन से नेगेटिव आएगा, इसके अपोजिट पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव तो डोम पर चला गया और इसका माइनस इसके प्लस से न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस डोम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है ना, बेल्ट फिर नीचे गई। नीचे क्यों जा रही है बेल्ट, इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर लाने के लिए। और जैसे ही बेल्ट न्यूट्रलाइज होकर के नीचे गई, तुरंत ये कॉम्ब इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज स्प्रे कर देगा, फिर पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, फिर इसके नेगेटिव चार्ज से मिलकर के पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इंडक्शन से जो यहां पर प्लस आया है वो डोम पर चला जाएगा। फिर पॉजिटिव चार्ज इस पर बढ़ गया और इस पर चार्ज बढ़ते 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 चार्ज इतना कलेक्ट हो जाएगा जिससे इसके सरफेस पर नियर अबाउट पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। कितना, 6 वोल्ट, 10 पावर 6 वोल्ट। इससे ज्यादा पोटेंशियल हम जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना पोटेंशियल आपने जनरेट किया है, इस पोटेंशियल से इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कितना हो जाएगा, 3 × 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर से, क्योंकि उससे ज्यादा पॉसिबल इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो बाहर वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, कोरोना डिस्चार्ज। ये इसका चार्ज एयर के पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के अपोजिट चार्ज से मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद इसका मतलब एक निश्चित लिमिट के बाद इसका पोटेंशियल और नहीं बढ़ाया जा सकता। ये बात हमने यहाँ लिखी है, आप इसको फिगर को बना लो। फिर से मैं इसको हटा करके फिर से समझा रहा हूं। यहां पर एक मेटलिक डोम है, यहां पर एक मेटलिक डोम है, सेल, हॉलो सेल कह सकते हैं आप, मेटल का है ये, और ये बहुत बड़ा होता है। लगभग इसकी डायमीटर 7 मीटर के करीब है, नियर अबाउट डायमीटर इसकी 7 मीटर है। ठीक है मेरे बच्चे, इस मेटलिक डोम को 2 इंसुलेटिंग पिलर पर माउंटेन करते हैं। इंसुलेटिंग पिलर कैसे बने होते हैं, कंक्रीट का या फिर
ब्रिक्स का बना होता है ये पिलर, जिसके ऊपर इस डोम को माउंटेड किया जाता है, जिससे इस डोम का जो चार्ज है ना वो अर्थ में ना चला जाए इसलिए। और इसके बीच में एक लेदर की बेल्ट होती है, ये लेदर की बेल्ट कनेक्टेड होती है डोम के यहाँ पर सेंटर पर और बॉटम पर, और इस बेल्ट लेदर बेल्ट को एक मोटर की हेल्प से इसको मूव कराया जाता है। इसमें 2 कॉम है, एक तो नीचे लगा होता है ये चार्ज को जो स्प्रे करता है स्प्रे कॉम, और जो चार्ज को कलेक्ट करता है इसे कलेक्टिंग कॉम। नोट कर देना इसे, इसको बोलते हैं इंसुलेटेड पिलर, ठीक है। और इसके अंदर एक आयन ट्यूब होती है ये वाली, जिसके अंदर वो चार्ज पार्टिकल भरे होते हैं, जिन चार्ज पार्टिकल को इस जनरेटर की हेल्प से एनर्जाइज किया जाता है। ये फिगर बना लीजिए आप, ठीक है ना। ये आयन ट्यूब होती है ये वाली, जिसके अंदर क्या भरे हुए हैं, चार्ज पार्टिकल भरे हुए हैं। आयंस ट्यूब कंटेनिंग द चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। इसके अंदर वो वाले आयंस भरे हुए हैं, वो वाले चार्ज पार्टिकल भरे हुए हैं, जिन चार्ज पार्टिकल को हम एनर्जाइज कराते हैं। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है जैसे ही इस पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, वो पोटेंशियल की वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होंगे, तेजी से इसमें से बाहर निकलेंगे। एनर्जाइज चार्ज पार्टिकल विद एनर्जी K = Q × V। ये फिगर बना लिया तो आपको कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिगर दिमाग में ये फिगर बना लेंगे तभी आपको यहां से आगे की कहानी समझ आएगी बच्चों, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन की, देखिए लिखते जाओ। इट कंसिस्ट ऑफ ए बिग हॉलो कंडक्टिंग सेल विच इज माउंटेड ऑन 2 इंसुलेटेड पिलर टू अवॉइड लीकेज ऑफ चार्ज टू द ग्राउंड। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। हॉलो डोम है, कंडक्टिंग हॉलो सेल है, जो कि 2 इंसुलेटिंग पिलर पर माउंटेड है। इंसुलेटिंग पिलर पर इसलिए माउंटेड किया जाता है जिससे इस हॉलो सेल का चार्ज ग्राउंड में न जाए। सेकंड पॉइंट नोट करें, देयर इज ए लेदर बेल्ट, इसके अंदर एक लेदर बेल्ट लगी होती है, विच इज कनेक्टेड एट द बॉटम ऑफ दिस अरेंजमेंट एंड द सेंटर ऑफ सेल, विच कैरी द चार्ज फ्रॉम द बॉटम टू द सेंटर ऑफ सेल। एक लेदर बेल्ट होती है जो कनेक्टेड होती है कहां पर, बॉटम पर और इस सेल के सेंटर पर, जिसका काम होता है चार्ज को ऊपर ले जाना। इलेक्ट्रिक बेल्ट की हेल्प से जैसे ही मोटर को चलाएंगे तो इसका चार्ज ऊपर जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखे आप, देयर आर 2 कॉम्स। देयर आर 2 कॉम्स, आपने फिगर बना लिया होगा, फिगर को देखें तभी समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देयर आर 2 कॉम्स, वन विच स्प्रे द चार्ज ऑन बेल्ट कॉल्ड स्प्रे कॉम। एक तो ये वाला कॉम जो कि चार्ज को बेल्ट पर स्प्रे करता है, इसे बोलते हैं स्प्रे कॉम। दूसरा कौन सा है, there are 2 combs, one which spray the charge on the belt called spray comb and the other which collect the charge from belt called collecting comb। 2 कॉम है, एक तो जो चार्ज को बेल्ट पर स्प्रे कर देगा इसे स्प्रे कॉम कहते हैं, और दूसरा कॉम जो चार्ज को कलेक्ट करता है बेल्ट से उसे कलेक्टिंग कॉम कहा जाता है। क्लियर है ये बात। फोर्थ पॉइंट देखें, देयर इज एन आयन ट्यूब, इसके अंदर एक आयन ट्यूब लगी होती है, ये वाली सिंपल है ना। ये आयन ट्यूब है जिसके अंदर वो चार्ज पार्टिकल, वो आयंस इसमें भरे होते हैं जिन पार्टिकल को हाई वोल्टेज पर एनर्जाइज किया जाता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं आप, इसमें सेल, पिलर, ये पूरा अरेंजमेंट एक नाइट्रोजन गैस के चैम्बर में बंद रखते हैं, नाइट्रोजन गैस चैम्बर के अंदर। ये पूरा अरेंजमेंट एक चैम्बर होता है बहुत बड़ा सा, जिसके अंदर क्या भरी होती है, हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस। एक्चुअल में हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस जब भरी होगी तो उस चैम्बर के अंदर जो मीडियम अदर जो एयर है, उस एयर को वो नाइट्रोजन गैस आयोनाइज्ड नहीं होगी, मींस इसके अंदर इसका जो चार्ज है ना वो एयर में लीकेज ना हो। इसी वजह से हम इस पूरे अरेंजमेंट को, बहुत बड़ा सा चैम्बर होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है हाई प्रेशर पर। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उस चैम्बर के अंदर जो हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, वो नाइट्रोजन गैस इसके चारों ओर जो एयर है इस डोम के पास में ऊपर जो एयर है उसको आयोनाइज नहीं होने देगी, मींस इस डोम का जो चार्ज है उसको लीकेज नहीं होगा चार्ज इसका, ठीक है। ये बात मैंने यहां लिख दी है। देयर इज एन आयन ट्यूब containing the charge particle which are to be energized further to minimize leakage of charge from cell। उस सेल पर से जो डोम है उस पर से चार्ज कोई लीकेज ना हो, then this whole arrangement,
ये पूरा का पूरा रेजिमेंट, उस डोम का जो चार्ज आ गया है ना डोम पर बहुत ज्यादा, वो चार्ज एयर में लीकेज ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं इस रेजिमेंट को, देन दिस होल रेजिमेंट इज केप्ट इन नाइट्रोजन गैस चैम्बर एट हाई प्रेशर। लगभग प्रेशर उसमें 15 ATM के बराबर प्रेशर रखा जाता है उस नाइट्रोजन गैस चैम्बर के अंदर, जिससे इस डोम का जो चार्ज है ना वो लीकेज ना हो। क्लियर है ये बात? अब इसकी वर्किंग समझो आप बच्चों, वर्किंग देखो इसकी। वर्किंग में फिर फिगर देखिए आप, फिगर मैंने वैसे तो यहां बना दिया है, ये रहा, फिर से फर्दर ये फिगर बना दिया है, ये रहा। वर्किंग देखें आप, और वर्किंग आपको तभी समझ आएगी बच्चों जब आप अपना उस फिगर जो बना लिया होगा आपने तो देखें उसे। वर्किंग, व्हेन ए पॉजिटिव पोटेंशियल in kilovolt is given to the spray comb with the help of HT source, then the teeth of this comb gets positively charged. Due to this positive charge on the teeth, electric field become very high, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से उन टीथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। सो एयर प्रेजेंट बिटवीन कॉम्ब एंड बेल्ट स्टार्ट्स आयोनाइज्ड, कोरोनर डिस्चार्ज विल टेक्स प्लेस। यहां पर कोरोनर डिस्चार्ज होगा। हेंस पॉजिटिव चार्ज ऑफ कॉम्ब थ्रू एयर कम्स ऑन द बेल्ट एंड कॉम्ब गेट्स डिस्चार्ज। कहना यह चाहता है, मैं समझा रहा हूं आपको, देखो जैसे ही इस स्प्रे कॉम्ब को एक HT की मदद से हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इनके पॉइंट्स पर, इस कॉम्ब के पॉइंट्स पर, मैं यहां से पहले समझा देता हूं आपको, समझना। जैसे ही इस कॉम्ब को, स्प्रे कॉम्ब को हम एक HT से, हाई टेंशन की बैटरी से पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा कॉम्ब पर, तो इस कॉम्ब के पॉइंट्स पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज इन कॉम्ब पर आने से इनके पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ये इनके पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अबाउट जनरेट हो जाएगा। कितना? इन पॉइंट्स पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जैसे ही जाएगा, होल ऑफ, इन केस ऑफ पॉइंटेड कंडक्टर मैंने समझाया था, इन केस ऑफ पॉइंटेड कंडक्टर मोस्ट ऑफ चार्ज कम्स टू द पॉइंट बट इट इज डिस्चार्ज वेरी सून इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसे ही इस स्प्रे कॉम को हम HT से कनेक्ट करेंगे तो ये HT सोर्स एक तरह से हाई वोल्टेज सोर्स है, ये हाई टेंशन जनरेटर है। ये हाई टेंशन का मतलब हाई वोल्टेज का एक जनरेटर है, और इस हाई टेंशन के जनरेटर से स्प्रे कॉम को जैसे ही पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? इनके पॉइंट्स पर आएगा, और पॉइंट्स पर जैसे ही आएगा तो इनके पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हुआ तो इस कॉम्ब और इस बेल्ट के बीच में जो एयर है, कॉम्ब और इस बेल्ट के बीच में जो एयर है यहां, वो एयर क्या हो जाएगी? आयोनाइज्ड। एयर आयोनाइज्ड होने का मतलब उसमें क्या जनरेट हो जाएंगे? माइनस और पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाएंगे। माइनस आयन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन। एयर के जो एटम है, एयर बिकम आयोनाइज्ड मींस एयर में से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और पॉजिटिव आयन के फॉर्म में एटम रह जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कॉम्ब के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। तो ये पॉजिटिव आयन कहां गए? फिर वो पॉजिटिव आयन क्या करेगा? ये कॉम्ब उसको स्प्रे करा देगा किस पर? बेल्ट पर, इस बेल्ट पर। तो बेल्ट पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस बेल्ट को जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से हम ट्रेवल कराते हैं, मूव कराते हैं, तो ये बेल्ट जाएगी ऊपर। इसका पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बेल्ट चलेगी मोटर की हेल्प से तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया। जब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, कलेक्टिंग कॉम्ब के जैसे ही सामने यहां पर पॉजिटिव चार्ज बेल्ट का पहुंचा तो तुरंत इंडक्शन से इन पॉइंट्स पर चार्ज कैसा आया? माइनस का। इस पर प्लस है तो इंडक्शन से ये माइनस आएगा, और माइनस तो इसके अपोजिट कैसा जाएगा? प्लस जाएगा। यहां पर, यहां प्लस जाएगा। ध्यान से सुनना, ये माइनस चार्ज इसके प्लस चार्ज से मिलकर के न्यूट्रलाइज होगा। ये जो माइनस चार्ज है इसका प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज जो है इसके माइनस से न्यूट्रलाइज हुआ, या ऐसे कहो इसका जो माइनस चार्ज है इससे मिलकर इसका बेल्ट का प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस कॉम्ब का जो प्लस चार्ज है वो कहां गया? वो इस
क्या कर जाएगा, स्प्रेड होगा इस डोम के ऊपर, और बेल्ट हो गई यहां से न्यूट्रलाइज, क्योंकि ये माइनस चार्ज से ये प्लस चार्ज क्या कर गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ये माइनस से इस कॉम के इंडक्शन से, कॉम पर जो इंडक्शन से जो नेगेटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव चार्ज बेल्ट के पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। तो इस पर कैसा बचेगा, इधर प्लस का, ये प्लस का जो चार्ज बचा वो कहां चला गया, डोम के ऊपर। बेल्ट हो गई न्यूट्रलाइज। अब बेल्ट फिर नीचे जा गई यहां से, अरे मोटर की हेल्प से बेल्ट न्यूट्रलाइज होकर के नीचे गई, नीचे जाकर के यहां पर फिर वही घटना होगी, क्योंकि यहां से इस पर प्लस आएगा, प्लस चार्ज क्या करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। फिर यहां पर एयर आयनाइज होगी, एयर के नेगेटिव से तो इसका प्लस न्यूट्रलाइज हो गया, पॉजिटिव स्प्रे कर दिया किस पर, बेल्ट पर, वो पॉजिटिव चार्ज फिर ऊपर गया, ऊपर गया पॉजिटिव चार्ज, इंडक्शन से इस पर माइनस आएगा, इसके बैक साइड में प्लस जाएगा, टीथ का नेगेटिव चार्ज बेल्ट के पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के न्यूट्रलाइज हो गया, और इस कॉम्ब का पॉजिटिव चार्ज फिर से फ्री हो गया, कहां पर, इस डोम के ऊपर। ये प्लस चार्ज इस डोम पर फिर चला गया, और इस डोम पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, और ये बेल्ट फिर नीचे जाएगी, फिर पॉजिटिव चार्ज को ऊपर लाएगी, और यही घटना चलती रहेगी, और तब तक चलेगी जब तक इसके सरफेस पर पोटेंशियल नियर अबाउट 10⁶ वोल्ट ना हो जाएगी। और जैसे ही पोटेंशियल इतना जनरेट हुआ, तो इस पोटेंशियल से इस आयन ट्यूब के अंदर जो आयंस भरे हुए हैं, वो इस पॉजिटिव पोटेंशियल पर 10⁶ वोल्ट पोटेंशियल पर एक्सेलरेट होंगे ये चार्ज आयंस, तो ये भागेंगे यहां से, इसमें से निकल करके पहुंचे हाई एनर्जी से बाहर निकलेंगे, और उस टारगेट से टकराएंगे जहां पर आपको इन चार्ज पार्टिकल को भेजना है। ये है इसकी वर्किंग, सिंपल सी वर्किंग है, समझ आ रहा होगा। अब जरा देखिए इस पॉइंट को, यहां पर मैंने लिख दिया है, अब ध्यान से सुनना आप इस बात को फिर से। व्हेन ए पॉजिटिव पोटेंशियल इन किलोवोल्ट इज गिवन टू ए स्प्रे कॉम विद द हेल्प ऑफ HT सोर्स, फिगर देख लो आपने बना लिया होगा। HT सोर्स से जो स्प्रे कॉम है, HT सोर्स का मतलब हाई वोल्टेज सोर्स से उसको क्या देते हैं, कॉम को, स्प्रे कॉम को पॉजिटिव चार्ज देते हैं। देन द टीथ ऑफ दिस कॉम, स्प्रे कॉम, गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, उस स्प्रे कॉम पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑन द टीथ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम वेरी हाई, ग्रेटर देन 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। सो द एयर प्रेजेंट बिटवीन स्प्रे कॉम एंड बेल्ट स्टार्ट्स आयोन। स्प्रे कॉम और बेल्ट के बीच में जो एयर है वो क्या हो गई, आयोनाइज्ड। हेंस पॉजिटिव चार्ज ऑफ कॉम थ्रू एयर कम्स ऑन द बेल्ट। स्प्रे कॉम के थ्रू पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया, बेल्ट पर आ गया, एंड कॉम गेट्स डिस्चार्ज। कॉम क्या हो गया, डिस्चार्ज। दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ बेल्ट इज carried up by the belt, where due to electrostatic induction, negative charge is produced on the teeth of collecting comb। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बेल्ट का ऊपर पहुंचा, तो कलेक्टिंग कॉम के सामने जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा, तो इंडक्शन से कलेक्टिंग कॉम के टीथ पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द टीथ ऑफ द कलेक्टिंग कॉम, एंड सिमिलर पॉजिटिव चार्ज on the rear side of collecting comb, this comb is collecting comb is produced, rear side पर प्लस और टीथ पर माइनस, ठीक है ना। this positive charge which is connected to cell, rear side cell से connected है, so this positive charge comes on the outer surface of the cell। कहां पर चला गया, आउटर सरफेस पर, एंड इट डेवलप ए कांस्टेंट पोटेंशियल V = 9 × 10⁹ Q/R। के यहां पर कांस्टेंट है ना, 9 × 10⁹ या 1/4πε0, क्योंकि डोम कैसा है, स्फेरिकल। पॉजिटिव चार्ज डोम पर आ गया, उसकी रेडियस डोम की मालूम है मुझे, तो उसके सरफेस पर पोटेंशियल पॉजिटिव कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहां तक बात क्लियर है बच्चों। ये बात देखिएगा, विच इज कनेक्टेड टू द सेल, सो दिस पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द सेल एंड डेवलप्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। ड्यू टू दिस पॉजिटिव पोटेंशियल द चार्ज पार्टिकल विच एनक्लोज्ड इन आयन ट्यूब बिगिंस एनर्जाइज्ड
with energy K is equal to Q into V and comes out from the tube and hits the target. सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कलेक्टिंग कॉम, ध्यान से सुनिएगा, द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कलेक्टिंग कॉम अगेन मेक्स हाई एंड न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बेल्ट। कलेक्टिंग कॉम के सामने नेगेटिव चार्ज इंडक्शन से आया और बेल्ट पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के क्या करेगा? न्यूट्रलाइज। ठीक है ना? द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कलेक्टिंग कॉम अगेन मेक्स हाई एंड न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बेल्ट विच अगेन गोज डाउन टू कैरी चार्ज। ये बात क्लियर हो गई होगी? फिर से मैं समझाता हूं बच्चों आपको, फिर से समझ लो। सिंपल सी बात बोली है मैंने, जब स्प्रे कॉम को एक एचटी सोर्स की हेल्प से हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इनके पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा, कितना? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा। तो तुरंत इस स्प्रे कॉम और बेल्ट के बीच में एयर क्या कर जाएगी? आयोनाइज्ड। तो एयर के नेगेटिव चार्ज से तो क्या हो जाएगा? ये कॉम न्यूट्रलाइज, और इसका पॉजिटिव चार्ज स्प्रे कर जाएगा कहां पर? बेल्ट पर। बेल्ट का पॉजिटिव चार्ज गया ऊपर, जैसे ही कलेक्टिंग कॉम के सामने पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा तो इंडक्शन से कलेक्टिंग कॉम के टीथ पर आ जाएगा नेगेटिव और इसके रियर साइड चला जाएगा पॉजिटिव। टीथ का नेगेटिव चार्ज बेल्ट के पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। तो इस कलेक्टिंग कॉम की रियर साइड पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो स्प्रेड हो गया कहां पर? इस डोम के आउटर साइड। फिर बेल्ट नीचे गई, फिर यही घटना फिर होगी, क्योंकि ये स्प्रे कॉम पर जैसे ही प्लस चार्ज आया तुरंत फिर एयर आयोनाइज्ड होगी। तो इसका पॉजिटिव चार्ज एयर के नेगेटिव चार्ज से मिलकर के तो न्यूट्रलाइज हो गया, और इसने इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो इसने स्प्रे कर दिया किस पर? बेल्ट पर। फिर बेल्ट ऊपर गई और यही घटना चलती रहेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक इसकी सरफेस पर, इस डोम के सरफेस पर पोटेंशियल 6 × 10⁻⁶ वोल्ट के ऑर्डर का ना हो गया। और जैसे ही इसके सरफेस पर पोटेंशियल 10⁻⁶ वोल्ट के ऑर्डर का हुआ, तुरंत इस आयंस ट्यूब के अंदर जो आयंस हैं वो एनर्जाइज होंगे और हाई एनर्जी से एनर्जाइज होकर के बाहर आएंगे और टारगेट से टकराएंगे। क्लियर होगी बात? क्योंकि इसके सरफेस पर टीथ पर नेगेटिव जो चार्ज है ज्यादा होने से इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। और फिर बेल्ट जब न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो फिर नीचे जाएगी, फिर यही क्रम इसमें चलता रहेगा। क्लियर है ये बात? मैं बात कर रहा हूं बच्चों लिमिटेशन। इट इज ए वेरी ह्यूज डिवाइस। ह्यूज डिवाइस का मतलब बहुत बड़ी डिवाइस है बेटे ये। इट इज ए वेरी ह्यूज डिवाइस सो इनकन्वेनियंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये जो वेंडिग्राफ जनरेटर है बहुत बड़ी डिवाइस है। इट इज ए वेरी ह्यूज डिवाइस। ह्यूज डिवाइस का मतलब बहुत बड़ी। इट इज ए वेरी ह्यूज डिवाइस सो इनकन्वेनियंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बहुत बड़ी डिवाइस होने की वजह से इस वेंडिग्राफ जनरेटर को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता। ये इसकी लिमिटेशन है, एक ही जगह पर इसको यूज कर सकते हैं हम। ठीक है ना? हाई वोल्टेज तो जनरेट कर देगा, लेकिन कितने वोल्ट से ज्यादा नहीं कर सकता? 10⁻⁶ वोल्ट से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। दूसरा लिमिटेशन, वी कैन नॉट डेवलप वेरी हाई पोटेंशियल। लिख दिया ये, वी कैन नॉट डेवलप वेरी हाई पोटेंशियल बाई दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट से 10⁻⁶ वोल्ट से और ज्यादा पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। कारण हम जानते हैं, वी कैन नॉट गिव एनी डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज टू ए कंडक्टर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, देन इंसुलेशन ऑफ एयर इज ब्रेक डाउन एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विल टेक्स प्लेस। सो वी कैन गिव चार्ज एंड develop potential in the cell till electric field on this surface is less than dielectric strength of air। इस पर हम केवल तभी तक चार्ज और पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं जब तक उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से जस्ट के बराबर या उससे कम रहे, तभी तक हम इस पर चार्ज डेवलप कर सकते हैं। लिमिटेशन 1 नंबर में लिखने को कभी कभार पूछ लेते थे आप, लेकिन ये कंडीशंस याद रखें। लेकिन अब आज के समय, अब इस टाइम पर ये सीबीएसई सिलेबस में नहीं है बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है मैंने, बहुत सिंपल सा। व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द सेल
टू प्रोड्यूस 10⁻⁶ वोल्ट इन वेंडिग्राफ जनरेटर। वेंडिग्राफ जनरेटर में जो सेल यूज कर रहे हो उसकी कम से कम रेडियस क्या हो जिससे उसके सरफेस पर पोटेंशियल 10⁻⁶ वोल्ट के बराबर हो। Assuming that dielectric strength of air is 3 10⁻⁶ volt per meter and for safe purpose electric field should not exceed 10% of the electric field strength। मतलब सेफ पर्पज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका 10% ही हम जनरेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ई मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन है 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितनी है? वोल्ट पर मीटर। ये बात क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। और वोल्टेज कितना जनरेट कराना है आपको? 10⁻⁶ वोल्ट का। तो उस केस में रेडियस पूछिए आपने, तो ई मैक्सिमम कितना हो गया? ई मैक्सिमम कितना हो गया? तो ई मैक्सिमम के लिए रिलेशन क्या है बच्चों? ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ क्यू मैक्सिमम अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू मैक्सिमम कितना हो गया? क्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू ई मैक्सिमम इंटू आर स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁻⁹। और क्वेश्चन में वोल्टेज दे रखा है आपके लिए। वी मैक्सिमम क्या होता है? इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ ई मैक्सिमम अपॉन आर, ई मैक्सिमम अपॉन आर। ई मैक्सिमम की ये वैल्यू हटा करके यहां सब्स्टिट्यूट करो तो ये रिलेशन आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या लिखूंगा? ई मैक्सिमम नहीं है बच्चों, ये क्यू मैक्सिमम। क्यू मैक्सिमम, क्यू मैक्सिमम की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां से। वी मैक्सिमम इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ क्यू मैक्सिमम अपॉन आर। क्यू मैक्सिमम की ये वाली वैल्यू यहां से इस जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो ई मैक्सिमम इंटू आर स्क्वायर अपॉन ये 9 × 10⁻⁹ और ये वाला आर। क्लियर? इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, एक आर से आर कट गया, तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हुआ? वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई मैक्सिमम इंटू आर। तो हमें क्या चाहिए? आर निकालना है। तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई मैक्सिमम इंटू आर। वी मैक्सिमम नोट करना बच्चों, इज इक्वल टू ई मैक्सिमम इंटू आर। में आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी मैक्सिमम अपॉन ई मैक्सिमम। तो आर को मैं यहां लिख दूंगा, यहां पर आर इज इक्वल टू ई मैक्सिमम अपॉन वी मैक्सिमम। ई मैक्सिमम कितना दिया है क्वेश्चन में? ये रखा है, ये वाली वैल्यू 3/10/100 तो 0.1 हो गया। ये 0.1 × 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶ यहाँ लिख दो, यहाँ पर 3 × 10⁻⁶, तो 10⁵ हो गया, क्योंकि ये 10/100 है ना, ये 10/100 0.1 हो गया। 0.1 का मतलब एक पावर कम कर दो तो 3 × 10⁵ अपॉन वी मैक्सिमम कितना है? 10⁶। तो रेडियस आ गई आपकी, रेडियस आ गई 3/10 मीटर। है वी उल्टा लिख दिया बच्चों, ये बच्चों आपने उल्टा लिख दिया। यहां बच्चों यहां पर आपने उल्टा लिख दिया। यहां से आर इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन ई मैक्सिमम है ना। आर इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन ई मैक्सिमम। वी मैक्सिमम कितना गिवन है क्वेश्चन में? 10⁻⁶। अपॉन ई मैक्सिमम कितना आया? ये रहा 3 × 10⁵। ये वैल्यू कितनी आ गई? 10⁵ नीचे है, 10⁶ ऊपर है, एक पावर बचेगी ऊपर, तो रेडियस आएगी 10/3 मीटर। ये लिखा है रिजल्ट बच्चों, 10/3 मीटर। नोट कर लिया? ये नोट कर लें बच्चों।